हेलो एवरीवन, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये DSSB स्पेशल साइकोलॉजी की एक सुपर MCQ के नाम से सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें PRT, TGT और PGT लेवल के साइको के क्वेश्चन और चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, सहचर्य सिद्धांत से या फिर गेस्टोल्टवाद सिद्धांत से। तो इसका आंसर आएगा बी, संज्ञानात्मक सिद्धांत से यानी कॉग्निटिव से। तो अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस ये है क्या। इंफॉर्मेशन प्रोसेस में ये 3 स्टेप आते हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। एनकोडिंग का मतलब होता है किसी भी डेटा को कलेक्ट करना या रिप्रेजेंट करना। उसके बाद स्टोरेज मतलब उसको कहीं ना कहीं किसी प्लेस पर होल्ड करके रख देना। और लास्ट में रिट्रीवल, जैसे ही हमें उस इंफॉर्मेशन की कभी भी नीड होगी तो हम उसको वापस अपने पास ले सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 102, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। त्रुटियां यानी जो गलतियां वो काम करते समय करते हैं वो वाली। विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, ये सही है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, बेस्ट नहीं है। कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। देखिए, बेस्ट हमें अगर ढूंढना है तो ये है कि त्रुटियां या गलतियां जो है वो अधिगम प्रक्रिया का यानी लर्निंग प्रोसेस का ही एक भाग है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 103, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है। आंशिक क्रिया, बहु अनुक्रिया, यहाँ आएगा मनोवृत्ति क्रिया, यह साहचर्या परिवर्तन। तो देखिए, प्रयास और त्रुटि जो है वो बहु अनुक्रिया पर निर्धारित है। ये जो आपको 4 दिए हुए हैं पॉइंट, और 5वां होता है सादृश्यता का नियम। ये पांचों जो हैं वो थॉर्नडाइक द्वारा दिए हुए 5 गौण नियम हैं। उसने 3 अधिगम के नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और 5 गौण नियम दिए थे, जिसमें ये 4 और 1 सादृश्यता का नियम भी है। तो आइए अब इनको एक एक बारे में पढ़ते हैं हम। पहला है आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया में क्या होता है, कार्य को बच्चों को सिखाने के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है कार्य को, ताकि वो आसानी से बच्चा एक एक चीज़ उसकी सीख पाए। इसे हम तत्व प्रबलता का नियम भी बोलते हैं। उसके बाद है बहु अनुक्रिया। बहु अनुक्रिया क्या होता है, बार बार प्रतिक्रियाएं करना। जब तक बच्चा कार्य करता है जब तक उसका सही प्रतिक्रिया नहीं हो जाती, इसे ही हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं। उसके बाद तीसरा है मनोवृत्ति का नियम, जिसे हम एटीट्यूड से भी कह सकते हैं। तो ये जो है अंश से लेकर पूर्ण की ओर चलता है। यह बच्चे की सीखने की मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है, साहचर्य परिवर्तन या साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। इसमें एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तनों के साथ किया जाता है, तो अंत में जो वो अनुक्रिया है बिल्कुल एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे इसने थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जिस पर किया था, बिल्ली पर, तो आपने इसमें देखा होगा। बाकी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका एक 5वां रह गया सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम क्या होता है, सिमिलैरिटी और एनालॉगी जिसे हम बोलते हैं। यह जो पूर्व के हमारे अनुभव होते हैं ना, उस पर आधारित एक नियम है, जिसे हम आत्मीकरण का नियम भी बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मन का एक शिक्षित विज्ञान है। तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा बी, शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशन साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी की ही शिक्षा की एक शाखा है उसी के क्षेत्र में।
तो इसका ऑप्शन बी आएगा। अ ब स 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। अ जो है विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। ब कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता है। स परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करता है। तो इसको सही क्रम बताना है, निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का। तो देखिए निपुणता क्या होती है? निपुणता होता है किसी चीज़ में परफेक्ट होना। परफेक्ट वो बच्चा है जो इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ रहा है। तो निपुण हमारा अ आएगा क्योंकि उस बच्चे को उसका विषय रोचक लग रहा है और वो उसके जीवन में आगे काम भी आएगा। उसके बाद है निष्पादन। निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस, जो परफॉर्म कर रहा है, जैसे फर्स्ट ग्रेड लेकर आ रहा है, फर्स्ट स्थान लेकर आ रहा है बच्चा, तो ये ब आएगा निष्पादन। उसके बाद निष्पादन उपेक्षा मतलब परफॉर्मेंस को, उपेक्षा मतलब इग्नोर कर रहा है, सिर्फ वो पास करने के लिए ग्रेड प्राप्त कर रहा है, तो इसका आएगा स। तो इसका मतलब पहला निष्पादन है जो आएगा ब, दूसरा निष्पादन उपेक्षा है जो आएगा स, और फिर अ, ब स अ। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है? कॉलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने या स्किनर ने? तो इसका आंसर आएगा रूसो ने। और देखिए कैसे किया है। रूसो जो है वो नेचुरलिज्म पर मतलब विश्वास रखता था। देखिए हम इसके बारे में एक दो चीज़ें और पढ़ते हैं। ये बालक की स्वतंत्रता पर विशेष बल देते थे। इन्होंने उनके इंद्रिय शिक्षण पर बल दिया है, पुस्तकीय ज्ञान का बिल्कुल विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बालक को बालक की क्षमता, रुचि और योग्यताओं पर जो है उसके हिसाब से काम देना चाहिए, उचित और सहज क्रियाओं का निर्माण करना चाहिए। इन्होंने चाइल्ड सेंटर यानी मूल प्रवृत्तियाँ और उनके संवेगों को महत्व दिया है। और इन्होंने कहा है कि रुचि से संबंधित सब्जेक्ट होने चाहिए, आर्ट और लिटरेचर जैसे सब्जेक्टों से। तो इसका आंसर रूसो ही आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है किसका? पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का या फिर उद्दीपन समानीकरण का? तो इसका आंसर आएगा समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। कैसे आएगा? हमने इससे पहले वाली वीडियो में अंतर्दृष्टि अधिगम यानी इनसाइट या सूझबूझ का सिद्धांत या समग्राकार सिद्धांत, कोलर सिद्धांत, ये सब इसी के ही नाम हैं। और इन चारों में से सिर्फ समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण जो है वो भी गेस्टोल्ट द्वारा ही दिया गया है या इसी का ही एक दूसरा नाम है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो शारीरिक परिवर्तन जहाँ भी होंगे वहाँ अभिवृद्धि टर्म उसके लिए यूज़ किया जाता है, जो ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 109। क्रिया पर सूत मुख्यतः बल देता है शिक्षक पर, वातावरण का, पुनर्बलन पर या फिर अधिगम सामग्री पर? तो इसका आंसर आएगा पुनर्बलन पर। क्रिया पर सूत जो है अनुबंधन वो BF स्किनर का ही एक अनुबंधन है, जिससे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, आर प्रकार का अनुबंधन मतलब रीइंफोर्समेंट, और क्रिया पर सूत अनुबंधन उत्सर्जित, यांत्रिक, साधनात्मक, नैमित्तिक, ये सब इन्हीं के ही नाम हैं जो एक व्यवहारवादी थे। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह पुनर्बलन जो है वो अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 110। समावेशी शिक्षा के संदर्भों में भाषा शिक्षण के लिए क्या अनिवार्य है? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी और भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। तो इसका ऑप्शन ए लग रहा है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, क्योंकि समावेशी शिक्षा होती है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हर प्रकार के बच्चों के लिए होती है, जिसमें हर प्रकार का बच्चा एक साथ ही शिक्षा ग्रहण करता है। तो इनके संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए क्या अनिवार्य है कि हम विभिन्न प्रकार की जो है गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट 111। क्रिया पर सूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है किस पर? यह भी हमने ऊपर ही पढ़ा है, अनुक्रिया पर यानी कि रिस्पॉन्स पर। देखिए स्किनर ने किया था चूहे पर। क्या प्रयोग किया था? चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया, उसके कोने में एक छोटा सा लीवर लगा दिया, चूहा उछल कूद कर रहा था, गलती से उसका पैर लीवर पर जाकर लगा, जैसे ही लगा उसको खाना मिला, तो खाना मिला मतलब फिर उसने
और भी ज़्यादा रिस्पॉन्स करना शुरू किया। तो इसका मतलब खाना मिलते ही उसको लगा कि आगे से कूदने से या कुछ करने से उसको खाना मिलता है। तो ऐसे ही वो बार बार अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया किसने? देखिए विभिन्नता का नियम होता क्या है, इस नियम के अनुसार जो है बालक जो है वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर कुछ भिन्न होते हैं। तो भिन्नता का जो नियम है वो प्रतिपादित किया है डार्विन और लेमार्क ने। लेमार्क तो इसमें आंसर नहीं है लेकिन डार्विन है, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो आंसर देखते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। कैसे? आपको याद है हमने इसके थॉर्नडाइक के अभी ऊपर 5 गौण नियम पढ़े थे, जिसमें एक था कि भाई बच्चों को छोटे छोटे काम मतलब कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है आसान बनाने के लिए। तो वो इसीलिए ताकि जो धीमी गति वाले बच्चे हैं वो उसको आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर 114, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? तो वो हुआ गेस्टाल्ट संप्रदाय का। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली और कमजोर होता है? प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, सूझ अधिगम या स्वत अधिगम? तो आएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की हमने ऊपर ही बात की है, B.F. स्किनर के बारे में था ये, जिसके काफ़ी सारे नाम हमने डिस्कस किए थे। और ये किस पर? पुनर्बलन अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता था। और अब हमने एक क्वेश्चन और देखा है कि इसी में ऐच्छिक व्यवहार जो है उसके परिणामों से शक्तिशाली या कमज़ोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, जेम्स ट्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या व्यवहार का शुद्ध विज्ञान? तो इसका आंसर आएगा सी, शुद्ध विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 117, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? करना यानी डूइंग, डूइंग यानी कि गति से रिलेटेड है हमारा, तो पहला ऑप्शन है सीखने का गति क्षेत्र, यही इसका आंसर आएगा। बाकी तीनों मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक करने से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट 118, निम्नलिखित में चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये गेस्टाल्ट वाला था जो हमने कल भी पढ़ा था। तो ऑप्शन देखिए कॉफका, वर्दाइमर और कॉलर या सभी के द्वारा? तो इसका आंसर जो है कॉलर का था चिंपैंजी पर, तो आंसर आएगा सी, कॉलर के द्वारा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास को खेल के मैदान में, विद्यालय कक्षा में, ऑडिटोरियम या गृह में यानी घर में? तो देखिए अगर उसके संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो उसको विद्यालय एवं कक्षा में सबसे अच्छे से किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या एक सुवक्ता होना? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, तो इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।